प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महिपाल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी और आज का जो हमारा प्रकरण है वो रचना के आधार पर वाक्य भेद है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो हम देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पढ़े थे हमने। ठीक है कि एक वाक्य का 8 तरीके से अर्थ निकल सकता है। अब हम आज का जो हमारा जो प्रकरण है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद का अर्थ ये है, रचना एक शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ रचना, जिसका अर्थ होता है बनावट। क्या होता है? बनावट। जब भी हम गणित पढ़ते हैं तो मतलब हम कोई भी चित्र बनाते हैं तो उसकी रचना लिखते हैं कि हमने उसको कैसे बनाया है। इसका मतलब यह है कि वाक्य की बनावट कैसी है। ठीक है, वो किस तरीके से मतलब अर्थ दे रहा है, जुड़ के बन रहा है या मतलब एक ही अर्थ दे रहा है, तो उसके आधार पर हम आज जो है वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं हम कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद का जो पहला भाग है वो है सरल वाक्य। सरल वाक्य। तो हमारा जो पहला भेद सरल वाक्य है, तो हम देखेंगे कि सरल वाक्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं और सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो सरल वाक्य की परिभाषा यह होती है कि जब वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, एक ही विधेय हो, एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहते हैं। अब देखो, सरल वाक्य में मैंने लिखा हुआ है कि सरल वाक्य यानी कि जब वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। तो उद्देश्य जो है उसमें वाक्य का कर्ता आता है और विधेय जो है उसमें वाक्य की क्रिया तथा कर्म आते हैं। तो कहने का मतलब जब वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया और एक ही कर्म हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे राम घर जाता है, नयन पाठ पढ़ता है, सीता खाना बनाती है, सीता खाना बनाती है। यहाँ पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं।
पहला लिखा है राम घर जाता है, दूसरा लिखा है मैंने नयन पाठ पढ़ता है, तीसरा लिखा है सीता खाना बनाती है। तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि वाक्य में जो उद्देश्य यानी कि एक ही कर्ता है, जैसे कि राम, नयन और सीता, और इनका जो ये जो उद्देश्य है इनका एक ही विधेय है। जैसे घर इसमें कर्म हो गया, जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो इसमें एक ही विधेय है। और पाठ कर्म हो गया और पढ़ना क्रिया हो गया, मतलब एक ही विधेय। और खाना बनाना मतलब इसमें भी एक ही विधेय हुआ है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो सरल वाक्य है। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद। दूसरा भेद जो है वो है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मिश्रित वाक्य। अब हम देखते हैं कि मिश्रित वाक्य में क्या होता है। तो मिश्रित वाक्य की परिभाषा यह है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये रही आपके मिश्रित वाक्य की परिभाषा। मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य में देखते हैं हम कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान या फिर मुख्य, जिसमें मतलब बहुत सारे वाक्य जुड़े हुए हो या फिर एक से अधिक वाक्य जुड़े हुए हो, लेकिन उन वाक्यों में से एक प्रधान उपवाक्य हो अर्थात एक मुख्य वाक्य हो और अन्य वाक्य जो है वो उस पर आश्रित हो, अर्थात अन्य वाक्यों का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो मुख्य वाक्य के बिना उसका अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि अन्य वाक्य जो है उस प्रधान वाक्य पर आश्रित रहते हैं अर्थ देने में। तो हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे मैंने लिखा, जैसे यह वही अध्यापक है ये वही अध्यापक है जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं, जो हमें हिंदी पढ़ाते हिंदी पढ़ाते अब देखो मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर कि यह वही अध्यापक है जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यह वही अध्यापक है, ये जो है वो मेरा प्रधान उपवाक्य हो गया। प्रधान
उपवाक्य हो गया। अब यहाँ पर देखो कि ये वही अध्यापक है, एक तो ये वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य है हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बीच में जो है वो इस वाक्य को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं संयोजक शब्द, जो वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं दो वाक्य है, ये वही अध्यापक है जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं, जो इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इसमें जो पहला वाक्य है ये वही अध्यापक है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। और हमें हिंदी पढ़ाते हैं ये जो है वो है आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। यहां पर देखो हमें हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कैसे हुआ कि ये जो वाक्य है हमें हिंदी पढ़ाते हैं, अगर इसको हम केवल इसको पढ़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है जब तक हम इसको प्रधान उपवाक्य के साथ नहीं पढ़ लेते। तो हमें हिंदी पढ़ाते हैं तो हम प्रश्न होगा कि कौन, किसकी बात की जा रही है, और उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रधान उपवाक्य का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा वाक्य है जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं, ये जो है इस प्रधान उपवाक्य पर क्या है, आश्रित है, क्योंकि इसके बिना इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। तो हम आगे देखते हैं, हमारा जो तीसरा भेद है वो ये है संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य का जो तीसरा भेद है वो है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के बारे में हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो अब आपके सामने ये परिभाषा हो गई संयुक्त वाक्य की, कि संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में एक या एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हो उसे हम संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जबकि मिश्रित में केवल एक ही स्वतंत्र उपवाक्य होता था जो मुख्य होता था, बाकी सभी वाक्य जो है वो उस पर आश्रित होते हैं। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं। तो आपके सामने मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, जैसे वह सुबह गया तथा शाम को
शाम को लौट आया। लौट आया। अब आपके सामने एक वाक्य रखा हुआ है कि वह सुबह गया और तथा शाम को लौट आया। यहाँ पर दो वाक्य हैं, वह सुबह गया और दूसरा जो वाक्य है शाम को लौट आया, और पहला वाक्य जो है वह सुबह गया। यहाँ पर बीच में जो जोड़ने का कार्य कर रहा है वो है तथा। तथा संयोजक शब्द है जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वह सुबह गया, एक वाक्य तो ये हो गया, और दूसरा वाक्य शाम को लौट आया। तो ये दोनों जो वाक्य हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। जैसे वह सुबह गया तो यहाँ पर बात हो गई कि वह कोई व्यक्ति है जो सुबह गया था, और शाम को लौट आया, और मतलब शाम को वो वापस आ गया। तो यहाँ पर जो दोनों वाक्य हैं वो अपना अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। कहने का मतलब ये जो वाक्य जुड़ा हुआ है इसको अर्थ देने के लिए उपवाक्य पर ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। जबकि अपन जब मिश्रित वाक्य पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पर जो दूसरा वाक्य है या जो वाक्य जुड़े हुए हैं वो प्रधान या मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं अर्थ देने के लिए, अन्यथा उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब अब देखो कि एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं वापस कि सरल वाक्य देखो, हमने जब संयुक्त और मिश्रित वाक्य पढ़े थे तो हमने देखा था कि संयुक्त और मिश्रित वाक्य में एक से अधिक विधेय होते हैं। इसीलिए जिसमें एक से अधिक विधेय नहीं हो वो क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे राम घर जाता है तो इसमें घर जाना मतलब एक ही विधेय है, अन्य वाक्य इसमें नहीं जुड़े हैं। नयन पाठ पढ़ता है तो इसमें एक ही विधेय है, पाठ पढ़ना, अन्य कोई विधेय नहीं है। और सीता खाना बनाती है, इसमें भी एक ही विधेय है, अर्थात खाना बनाना मतलब एक ही विधेय है। इसीलिए ये तीनों जो है वो सरल वाक्य कहलाते हैं। अब दूसरा है मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि इस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा अन्य आश्रित। कहने का मतलब एक ही वाक्य में एक से अधिक वाक्य जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन एक मुख्य उपवाक्य होता है और अन्य जो उपवाक्य हैं वो उस मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं, अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं। अब जो अगला है तीसरा वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े हुए रहते हैं। जैसे वह सुबह गया, शाम को लौट आया, तो इसमें दोनों के दोनों जो वाक्य हैं वो अपना स्वतंत्र अर्थ दे रहे। अब अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का, अगर एक अभ्यास करें तो अर्थ के आधार पर जैसे कि एक वाक्य लिखता हूं मैं, जैसे एक बात होती है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो हमारा अर्थ के आधार पर भेद था। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों का मतलब ये होता है कि वहाँ पर WH वर्ड यानी कि प्रश्न सूचक शब्द अगर जहाँ पर भी आ जाए, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। लेकिन ऐसा सही नहीं है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि प्रश्न सूचक शब्द आने पर वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे कि मैं आपसे एक वाक्य रखता हूँ आपके सामने कि जैसे मैंने पूछा कि राम क्यों नहीं आया। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ कि राम क्यों नहीं आया, राम क्यों नहीं आया। तो ये जो वाक्य मैंने लिखा है आपके सामने, राम क्यों नहीं आया, तो इसमें क्या लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया।
लेकिन यहाँ पर क्यों आने से ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि ये वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे कि आपसे मैंने ये प्रश्न किया कि राम क्यों नहीं आया, तो आप मुझे इसका उत्तर दोगे कि सर हमें नहीं पता राम क्यों नहीं आया। तो आपने जो वाक्य बोला वो प्रश्न नहीं था, उत्तर था। आपने मेरे प्रश्न का क्या दिया, उत्तर दिया कि सर हमें नहीं पता राम क्यों नहीं आया। तो आपके उत्तर में भी ये जो क्यों है, ये शब्द आया है, ठीक है। और इस क्यों शब्द आ जाने से वो वाक्य जो है आपने बोला है वो प्रश्नवाचक नहीं हो जाता है, उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो आपने बोला वो उत्तर था मेरे प्रश्न का। तो अभी तक हमने पढ़ा कि वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य में वाक्य का कर्ता होता है और विधेय में वाक्य की क्रिया तथा कर्म, ठीक है। और वाक्य के भेद की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हमने पढ़े थे, ठीक है, उसमें पहला विधानवाचक, दूसरा आज्ञावाचक, तीसरा निषेधवाचक। पहला विधानवाचक जो कि एक साधारण अर्थ देता है, दूसरा आज्ञावाचक जो किसी आज्ञा या आदेश का बोध कराता है, और तीसरा निषेधवाचक जिसमें नकारात्मक क्रिया आती है, ठीक है। चौथा है प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछने के में काम जो आते हैं वाक्य, वो प्रश्नवाचक कहलाते हैं। और उन वाक्यों की पहचान के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के पीछे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। जिस वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है वही वाक्य प्रश्नवाचक कहलाएगा। क्या, क्यों, कैसे, इन शब्दों से कभी भी हम तय नहीं कर पाएंगे कि वाक्य प्रश्नवाचक है। अगला जो है वो विस्मयवाचक, आश्चर्य, जहाँ पर आश्चर्य का भाव प्रकट होता है वो होता है विस्मयवाचक। और संकेतवाचक, मतलब संकेतवाचक का अर्थ वो होता है कि जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, जहाँ पर संकेत करके बताया जाए, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये वही अध्यापक है जो हमें हिंदी पढ़ाते थे, ये अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर ये कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक है, जबकि रचना के आधार पर ये जो है वो मिश्रित वाक्य है। मैं कहूँगा तो संकेत मतलब इशारा, जब भी मैं यह वाक्य बोलूँगा यह वही अध्यापक है जो हमें हिंदी पढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमें संकेत करके बताना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं संकेत नहीं करूँगा तो आप मुझसे यही पूछोगे कि सर कौन से, तो इसीलिए संकेत मतलब इशारा, ठीक है। अगला जो भेद है वो है संदेहवाचक। संदेहवाचक मतलब शक, प्रसन्नता, गणना, ये जहाँ पर भी भाव आए, जिस वाक्य में ये भाव आए वो जो है वो संदेहवाचक होगा, ठीक है। और वाक्य जो है, एक तो आपके लिए एक सीधा प्रश्न आ जाएगा, जैसे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपसे, आपको एक वाक्य दे दिया, उसको बोल देंगे कि ये रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, या फिर आपके सामने एक वाक्य दे दिया जिसके आगे लिखा हुआ होगा सरल वाक्य और ऊपर प्रश्न होगा निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए, या फिर निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो वहाँ पर आपको ये करना है कि जो सरल वाक्य है उसको हमें मिश्रित वाक्य में बदलना है, और संयुक्त आ जाए तो उस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है, ठीक है। और हिंदी वाक्य जो है उसकी परिभाषा अगर पूछी जाए तो परिभाषा शब्दों का सार्थक मेल, सार्थक शब्द जो है, सार्थक शब्द जो है इसका अर्थ होता है इस शब्द का अर्थ के साथ में, अर्थ के साथ में। ये अगर हम प्रयोग में नहीं लेंगे तो हमारी परिभाषा गलत हो जाएगी, क्योंकि केवल शब्दों का मेल वाक्य का निर्माण नहीं कर सकता है।
शब्दों का वही मेल वाक्य कहलाता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। और वाक्य जो है वो शब्दों से मिलकर बनते हैं और शब्द जो है वर्णों से मिलकर बनते हैं। और वर्ण जो है वो हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं वो कहाँ काम आएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। ठीक है। वो वाक्य के अर्थ कितने तरीके से निकल सकते हैं उसमें भी काम आएगा। और उसके साथ साथ जब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे 2 विराम चिन्ह आए हैं यहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह पहला और दूसरा विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये जहाँ पर भी आए तो इसका भी हमने ज्ञान किया है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह तब आएगा जब हमें प्रसन्नता, गणना, आश्चर्य, इन भावों का जो है वो बोध करवाना हो। ठीक है। तो अभी रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद हैं वो महत्वपूर्ण है, सरल, संयुक्त और मिश्रित। मिश्रित जो है वो याद रखने का तरीका यही है आपके पास कि मिश्रित में क्या होता है कि अन्य आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित से आप याद रखेंगे कि आश्रित और मिश्रित, क्योंकि कई बार जैसे आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि स्वतंत्र अर्थ देने वाले वाक्य जो होते हैं वो मिश्रित होंगे या फिर संयुक्त वाक्य होंगे। तो आपको याद ये रखना है कि आश्रित जिसमें भी आएगा, जिस परिभाषा में भी आश्रित शब्द आएगा वो हमेशा मिश्रित वाक्य होगा। और जिसमें आश्रित नहीं आ रहा है वो वाक्य संयुक्त वाक्य होगा। और इसके अलावा जिसमें एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य कहलाता है। तो आज हमने अपनी इस वाक्य भेद की पार्ट 2 क्लास में रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ा है। और रचना के आधार पर तीनों भेद की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है और उसके उदाहरण जो है उसके माध्यम से भी समझे हैं हमने। और अपनी पुस्तक से या कहीं से भी आप अन्य उदाहरण जो है उनको पढ़ें और ये देखें कि इसमें रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। तो इसी के साथ मैं महिपाल सिंह आज की इस कक्षा का समापन करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में।